सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ चुके हैं हम एक न्यू लेक्चर के साथ। आपका क्लास 9 एनसीईआरटी का हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करना है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिविक्स का टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे क्या, आज का हमारा टारगेट है कि हमें बात करना है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। ये आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस चैप्टर को हमें क्या करना है, क्विक रिवीजन की फॉर्म में वन शॉट में कंप्लीट करना है। और जिसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें देखनी है। उसके साथ हम अपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी का हमारा वन शॉट वीडियो है। और उसके अंदर हम ये सारे के सारा चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी को समझेंगे, डेमोक्रेसी के ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझेंगे, जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारा क्या क्या टारगेट है, हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले हमें समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे बेसिक सा क्वेश्चन जो उठेगा वो उठेगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की इन जनरल मीनिंग तो हमें सबको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के साथ साथ उसके फीचर भी समझने हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से फीचर देखने के लिए मिलते हैं, किसी कंट्री के अंदर कौन कौन से फीचर एग्जिस्ट करने चाहिए, जिसकी वजह से हम उस कंट्री को क्या कह सकते हैं, उस कंट्री को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब इसी के फीचर को समझने के लिए हम तीन केस स्टडी देखेंगे। एक पाकिस्तान की केस स्टडी, सेकंड चाइना की केस स्टडी, और थर्ड हमारा मैक्सिको की केस स्टडी। और एक और केस स्टडी देखेंगे जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, जिसके अंदर हम जिम्बाब्वे की बात करेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी को फीचर को समझने के लिए हम इन चार कंट्रियों के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से डेमोक्रेसी के फीचर को समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे, व्हाई डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है। उसके हम क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट देखेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट, और फाइनली डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग क्या निकल के आता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यानी कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो ये सारे के सारे जो हमारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को हमें आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। और आज हमारा वन शॉट रिवीजन में व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी का कंप्लीट चैप्टर रिकैप हो जाएगा। और ये चैप्टर आपके माइंड में इसके बाद कोई भी डाउट रिमेनिंग नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टार्टिंग से हम लोग डेमोक्रेसी की यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो रूलर है, जो उस कंट्री के अंदर रूल करने वाला पर्सन है, उसे कौन इलेक्ट करेगा, उसे पीपल द्वारा चुना जाएगा। यानी कि उसे क्या करेंगे, उन्हें लोग चुनने का काम करेंगे। अब अगर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करोगे तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू मेक अ मेजर डिसीजन। यानी कि कंट्री से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको लेने के लिए जो रूलर है, यानी कि जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन जो कंट्री से रिलेटेड मेजर डिसीजन लेगा, उसे चूज करने का काम बेसिकली किसका है, पीपल का। यानी कि लोग ही उस पर्सन को चूज करने का काम करेंगे। सेकंड क्या है, थ्रू इलेक्शन अ फेयर एंड चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। यानी कि इलेक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पीपल को ये पावर मिलती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो उनका करंट टाइम में रूलर रूल कर रहा है, अगर वो उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है, अगर उनके काम उसे सही नहीं लग रहे हैं लोगों को, तो लोग क्या कर सकते हैं, करंट रूलर को उसकी पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। थर्ड क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द
इक्वल बेसिस। तो अब ये क्या है, इसके साथ एक कंडीशन, ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को इक्वल बेसिस पे ये पावर मिलनी चाहिए, ये राइट मिलना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो अपने जो रूलर है अगर उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसे उसकी पोजीशन से रिमूव कर सके। और फाइनली जो हमारा फोर्थ फीचर है वो क्या है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन राइट। यानी कि जो गवर्नमेंट बन के तैयार होगी, ऐसा नहीं है कि लोगों ने जो गवर्नमेंट चुन दी तो पावर में आने के बाद वो गवर्नमेंट क्या करे, अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करना चालू कर दे। उसको लिमिट करने के लिए क्या होता है, उसको लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लिख के रखे गए हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसे क्या करना है, उसे इन रूल और रेगुलेशन के बेसिस पे काम करना है। ये सारे के सारे फीचर हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, ये सारे के सारे फीचर हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब हर फीचर के ऊपर एक केस स्टडी को हमें यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो पहले फीचर की बात कर लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, जिसको पीपल ने इलेक्ट किया है, जिसको पीपल ने चुना है उसके पास ही मेजर डिसीजन या फाइनल डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। इसके अंदर हम पाकिस्तान की केस स्टडी देखेंगे और इसके अंदर हम बात करेंगे किसके, मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ की। ठीक है, मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, जो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट थी, यानी कि वहां पे जो पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पावर में रूल कर रही थी उसको हटा के इन्होंने क्या किया, 1999 में सारी पावर अपने अंडर कैप्चर कर ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2002 में क्या हुआ, इन्होंने जो क्या किया, अपने आप को चेंज करके क्या नाम बोल दिया, अपने आप को प्रेसिडेंट एक तरह से कंट्री में बोल दिया कि आगे से कौन है, आगे से ये क्या है, कंट्री के प्रेसिडेंट है। और इन्होंने रेफरेंडम करा के, रेफरेंडम मतलब होता है कि वोट करा के, पब्लिक से एक तरह से वोट करा के, वो वोटिंग भी क्या थी, वो वोटिंग भी एक तरह से फॉर्ज वोटिंग थी। वोटिंग करा के इन्होंने क्या कर लिया, अपना जो एक्सटेंशन था, अपना टाइम पीरियड था उसे 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद साथ ही इन्होंने क्या किया, साथ ही इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया। लीगल फ्रेमवर्क इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग था कि इट गिव्स द प्रेसिडेंट द राइट टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटी। यानी कि क्या हो सकता है, इस एक इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क इशू करा 2002 में और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये कंडीशन दी थी कि क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, जब भी चाहे वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबली है उसको कभी भी डिसमिस कर सकता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, द वर्क ऑफ सिविल, जो सिविल कैबिनेट है उसके वर्क को भी सुपरवाइज कौन करता था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि जो कैबिनेट है उसके काम को सुपरवाइज करने के लिए इसने एक सिक्योरिटी काउंसिल बना दी, और जो बेसिकली किसके द्वारा लीड की जाती थी, जो बेसिकली लीड की जाती थी जो मिलिट्री के या आर्मी के जो ऑफिसर थे उनके द्वारा लीड की जाती थी। तो बेसिकली एक तरह से क्या कह सकते हो कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, जो सारी की सारी पावर थी वो अपने अंडर कैप्चर कर ली या सारी पावर अपने अंडर ले ली। बेसिकली क्या था, there were the election representative that has some power but the final power was under the military and general परवेज मुशर्रफ। यानी कि वहां पे क्या कराया गया, उसके बाद इलेक्शन कराए गए और वहां पे असेंबली लाई गई, लेकिन फाइनल जो सबसे टॉप मोस्ट पावर थी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रही, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमें देखने के लिए मिलती है जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, इलेक्शन भी हो रहे हैं, असेंबली भी चुन के आ रही है, लेकिन फाइनल क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। और जनरल परवेज मुशर्रफ को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने या लोगों ने चुन के उनकी पोजीशन पे नहीं बिठाया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पीरियड पे जो लीडर था वो इलेक्टेड लीडर नहीं था, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी फाइनली पाकिस्तान की केस स्टडी है। नेक्स्ट बात करोगे, नेक्स्ट सेकंड फीचर की बात करोगे। अब सेकंड फीचर में हम दो कंट्री की बात करेंगे, एक चाइना की और दूसरा मैक्सिको की। तो सेकंड फीचर हमारा क्या बोलता है,
A democracy must be based on the free and fair election where those currently in power have a fair chance to lose. यानी कि क्या होता है, जो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, साथ ही साथ जो करंट में पावर हैं वो भी क्या हो, जो करंटली पावर में है उनके पास भी चांस हो कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी इलेक्शन में हराया जा सके। अब इन दोनों के लिए हमें दो कंट्री केस स्टडी पढ़नी है, पहला चाइना का और सेकंड हमें पढ़ करना है मैक्सिको का। तो चाइना के अंदर क्या होता था, हर 5 ईयर में क्या होते थे, हाई 5 ईयर में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते थे, और इनकी जो पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था, उसका नाम हम देख सकते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। अभी इनका चाइनीज में एक नेम है तो आप कर सकते हो, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। बेसिकली जनरली इनका जो आपको लर्न कर सकते हो कि नेशनल पीपल कांग्रेस इनकी पार्लियामेंट का नाम था, और इनके पार्लियामेंट में क्या कंडीशन थी कि अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, और इलेक्शन में सिर्फ इन्हीं पर्सन को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। जो लोग क्या थे, या तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, और 8 स्मॉल पार्टीज allied to be it were allowed to contest the election। या तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हो उन्हें इलेक्शन लड़ने की पावर थी, या जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एलाइड पार्टियां थी, यानी कि जो उनके साथ जुड़ी हुई पार्टियां थी, सिर्फ उनके मेंबर को इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी। अब एक चीज समझ सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, लोग वोट भी डाल रहे हैं, लेकिन लोगों के पास क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी को इलेक्शन लड़ने की पावर है, एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी चाइना के केस में भी हमें डेमोक्रेसी देखने के लिए नहीं मिलती है। सेकंड केस की बात करेंगे मैक्सिको, तो मैक्सिको के अंदर क्या था, इंडिपेंडेंस इसे कब मिला, 1930 में, और मैक्सिको में क्या होता था, एवरी 6 ईयर में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते थे, और 2000 तक क्या देखने के लिए मिल रहा था, 2000 तक सिर्फ एक पार्टी थी ना, उससे ही क्या होता था, वो हरदम इलेक्शन जीतती थी, और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एक ऐसी पार्टी निकल के आई जो हरदम इलेक्शन जीतती थी। अब कोई भी पर्सन ये बोल सकता है कि सर ये तो नॉर्मल सी बात है कि हो सकता है ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो या प्रॉपर तरीके से ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इस वजह से ये क्या थे, इस वजह से ये इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, ये चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। इनका मेन काम क्या था कि ये क्या कर रहे थे, ये डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे थे। डर्टी ट्रिक्स मतलब पब्लिक को फोर्स कर रहे थे, लोगों को फोर्स कर रहे थे इनको वोट डालने के लिए, साथ ही साथ मीडिया में इनकी फेक पब्लिसिटी करी जाती थी। जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते थे गवर्नमेंट स्कूल में, उनको फोर्स किया जाता था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको PRI को वोट देना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों को आगे पास नहीं किया जाएगा या उसको फेल कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी जो डर्टी ट्रिक्स है वो PRI यूज कर रहा था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। तो ठीक है, तो चाइना और मैक्सिको के केस स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इलेक्शन तो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सेकंड फीचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड फीचर की बात करते हैं तो क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव द वन वैल्यू। इसके अंदर क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हर सिटीजन के पास एक वोट होता है और उस वोट की वैल्यू हरदम इक्वल रहेगी। जैसे इंडिया के अंदर, क्या एग्जांपल के ले सकते हो, इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ एक जो गरीब आदमी है, एक जो पुअर पर्सन है, उन दोनों पर्सन के जो वोट की वैल्यू है वो इक्वल है। यानी कि नंबर ऑफ वोट भी दोनों के पास इक्वल है। प्राइम मिनिस्टर वोट डालेगा तब भी उसे एक काउंट करा जाएगा, एक पुअर पर्सन वोट डालेगा तब भी उसे एक ही काउंट करा जाएगा। तो दोनों के वोटों के वन वोट अवेलेबल हैं और दोनों के वोटों की वैल्यू भी इक्वल है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर वन वोट और वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। लेकिन हम दो कंट्री, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि वन वोट और वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पहला एग्जाम्पल क्या है,
पहला एग्जाम्पल हमारा सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया में क्या था, वुमेन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर क्या है, ये आप देख सकते हो, सऊदी अरेबिया के अंदर था कि वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं था। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इस्टोनिया का है, और इस्टोनिया के अंदर क्या था कि ऐसे पर्सन दैट पीपल बिलोंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वोटिंग गेट वोटिंग राइट टू वोट, यानी कि ऐसे लोग जो कहां से बिलोंग करते थे, रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, उन्हें कोई भी वोट डालने का राइट नहीं था। यानी कि इस्टोनिया जैसी कंट्री में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, उन्हें भी वोट डालने का राइट बड़ी मुश्किल में मिलता था, या तो मिलता ही नहीं था। थर्ड एग्जाम्पल किसका है, थर्ड एग्जाम्पल हमारा फिजी का एग्जाम्पल है, जहां पे क्या था, जहां पे जो बोट बोट था इंडिजीनियस फिजी का, इंडिजीनियस मतलब होता है जो वहां के पर्टिकुलरली पहले से रहने वाले लोग हैं, यानी कि मतलब जो लोग वहां के नेटिव लोग हैं, जो वहां से पहले से बिलोंग करते हैं, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी कंपेरेटिवली, किसके वजह से, कंपेरेटिवली इंडियन फिजियन थे। यानी कि इंडिया से जो लोग आके फिजी में रह रहे थे, उनके कंपेयर में जो नेटिव फिजी लोग थे, यानी कि वहां के जो नेटिव लोग थे, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी। अब ये इंडियन फिजी लोग कहाँ से आए थे, ये इंडियन फिजी लोग वही थे जिन्हें बोला जाता था इंडेंचर लेबर या माइग्रेटेड लेबर, जिन्हें बिटसर क्या करते थे, जिन्हें बिटसर काम कराने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाते थे। वो सारे के सारे क्या थे, वो हमारे इंडियन फिजियन थे, जो जाके फिजी और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके बिटसर के बिहाफ पे जाके काम किया करते थे। तो ये हमारे तीन एग्जाम्पल है, जहां पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो वोट की वैल्यू है वो सारे लोगों के लिए इक्वल देखने के लिए नहीं मिलती है। फोर्थ एक हमारा एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ हमारा क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग रूल करेगी, जो रूल सेटअप करे गए हैं, जो रूल सेटअप करे गए हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल बना के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही या उसके अंडर में रह के ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल करने का राइट है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज कर रही है, तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उस कंट्री में जो भी सारी चीजें हैं वो क्या कर रहे हैं, बाकी जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चला रही है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की में लिमिट रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए आपको गवर्नमेंट को रन करना होता है। अब इसके अंदर हमें एक एग्जांपल देखना है, किसका, जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखना है। जिम्बाब्वे को क्या है 1980 में इंडिपेंडेंस मिली, और उसमें एक कंट्री में क्या था, एक पार्टी उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंस है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमारा जानू पीएफ। और इस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किसने किया, लीडरशिप ने रॉबर्ट मुगाबे ने। ये हमारे कौन है, ये हमारे रॉबर्ट मुगाबे हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाली पार्टी कौन थी, जानू पीएफ, और उसको लीड करने वाले पर्सन कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। और उसके बाद क्या था, उसके बाद इलेक्शन हो रहे थे रेगुलर, और जो जानू पीएफ पार्टी थी वो क्या है, वो कंटिन्यूसली इलेक्शन जीतती हुई आ रही थी। अब एक फैक्ट तो ये है कि इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन किया है, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला है, तो ये क्या है, ये पॉपुलर लीडर होंगे। हाँ, तो ये तो एक कंडीशन थी कि ये पॉपुलर लीडर थे, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन और थी कि ये पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ ये अदर टाइप की ट्रिक्स भी यूज कर रहे हैं। किस तरह की ट्रिक्स यूज कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट मुगाबे इज अ पॉपुलर बट आल्सो यूज द अनफेयर प्रैक्टिस इन द इलेक्शन, मतलब ये अनफेयर प्रैक्टिस भी यूज कर रहे थे। ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज हिज पावर एंड लेस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि टाइम के साथ जो जानू पीएफ की गवर्नमेंट थी या जो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी, उसने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और अपनी पावर को क्या किया, अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, अपनी पावर को बढ़ा लिया। साथ ही साथ क्या हुआ, जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें हैरेस्ट किया जाता था, उन्हें मीटिंग नहीं करने दी जाती थी, और कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता था,
गवर्नमेंट के अधीन कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता था। अगर वो विरोध प्रदर्शन करता था तो वो सारा का सारा इलीगल था। साथ ही साथ जो टेलीविजन है, रेडियो है, उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा था? उनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, और उन्हें सिर्फ ऐसी चीजें दिखाने का राइट था जो सिर्फ क्या है, जो पार्टी के विजन को दिखाती हैं। यानी कि गवर्नमेंट को कभी भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट कुछ भी गलत करे आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना था। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती। और कोई भी अगर अगर इनके अगेंस्ट कुछ भी करने का ट्राई करता था, कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे या जर्नलिस्ट थे, वो अगर इनके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते थे तो उसकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ता था? इसकी वजह से इन्हें हरासमेंट को फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो बेसिक चीज ये चीज है कि जो रॉबर्ट मुगाबे थे या जो जानू पीएफ पार्टी थी, उसने क्या किया था? उसने सारी पावर अपने अंडर कैप्चर कर ली, और साथ ही साथ जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए कि पावर को क्या होना चाहिए, पावर जो गवर्नमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया। तो ये क्या है? ये हमारे डेमोक्रेसी के डिफरेंट डिफरेंट फीचर देखने के लिए मिलते हैं। पहला फीचर क्या था? जो मेजर डिसीजन है वो किसको लेने चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेने चाहिए, और जिसके अंदर हम लोगों ने किसकी केस स्टडी देखी? पाकिस्तान की केस स्टडी देखी। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड हमारा क्या था? सेकंड अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड हमारा क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी हम लोगों ने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी है, जिसके अंदर क्या था? हम लोगों ने चाइना और मैक्सिको की बात करी है। थर्ड हमारा किसकी बात करी है हम लोगों ने? वन वोट और वन वैल्यू की बात करी है। वन वोट और वन वैल्यू के अंदर हम लोगों ने किसकी बात करी थी? हम लोगों ने सऊदी अरेबिया की बात करी है, इस्टोनिया की बात करी है, और थर्ड हम लोगों ने फिजी की बात करी है। और लास्ट हम लोगों ने किसकी बात करी है? लास्ट हम लोगों ने बात करी है कि गवर्नमेंट जो रूलर है, गवर्नमेंट को जो लिमिट करना, गवर्नमेंट को किसके अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए। और गवर्नमेंट की पावर को कौन लिमिट करता है? गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है। तो इसका मतलब क्या है? और इसके अंदर हम लोगों ने किस केस स्टडी को देखा? इसके अंदर हमने जिम्बाब्वे की केस स्टडी को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया व्हाट इज डेमोक्रेसी का पोर्शन। अब हमें बात करना है वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वाई डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। तो वाई डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम देखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और उसके बाद देखेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। यानी कि वो क्या है? वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट है, और ये क्या है? डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आर्गुमेंट है। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट पहला क्या है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू द इनस्टेबिलिटी। अब आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो फॉलो किया जाता है, लेकिन 5-6 ईयर ही रिमेनिंग रहता है इलेक्शन का। तो हर 5 साल में, हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। इसका मतलब क्या है कि टाइम टाइम पे वहां पे आपको गवर्नमेंट चेंज देखने के लिए मिलती है। तो कोई भी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान बना के तैयार नहीं कर सकती है कि वो 10 साल या 20 साल का लॉन्ग टर्म प्लान बना के तैयार कर ले, क्योंकि क्या उस टाइम पे क्या होगा कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो वो प्लान ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। नई गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग आके नए प्लान तैयार करेगी। सेकंड क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर सबको क्या करना है? डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होते हैं हर 5 ईयर में, और सबको ही चाहता है कि क्या हो? इलेक्शन जीते जाएं, कैसे भी तरीके से जीते जाएं, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से क्या हो, इलेक्शन को जीतना होता है। और जिसकी वजह से वहां पे कोई भी मोरालिटी का स्कोप देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब अगर गलत प्रैक्टिस से भी इलेक्शन जीता जा सके तो उन प्रैक्टिस को भी फॉलो किया जाता है, और जिसकी वजह से वहां पे कोई भी मोरालिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। लोगों को बस बेसिकली क्या होता है? इलेक्शन जीतने पे फोकस होता है। थर्ड क्या है? सो मैनी पीपल हैव टू बी द कंसल्ट इन द डेमोक्रेसी दैट लीड टू द डिले। तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से हमने देखा है बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका मतलब है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो लोगों से कंसल्ट करके लिया जाता है। अब लोगों से कंसल्ट करके लिया जाता है तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जैसे इंडिया में भी कोई भी लॉ बनता है तो उसे हमें पहले क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। पार्लियामेंट जब अपनी परमिशन देती है, लोकसभा राज्यसभा से पास कराते हो, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके वो पास होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है? डिले देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू द बैड डिसीजन। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे इलेक्टेड लीडर हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, यानी कि उन्हें कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया और वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने जो उन्हें सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। और कभी कभी वो डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे इकोनॉमी के लिए या लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, बैड डिसीजन की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर उनके पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है तो कई बार हो सकता है कि वो कुछ गलत डिसीजन ले लें। नेक्स्ट बात करेंगे, डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब जनरली ये बोला जाता है कि जो नॉर्मल पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो कई बार उनके माइंड में ये थिंकिंग आती है, वो इंस्टेंट प्रॉफिट पे काम करते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि जस्ट, कई बार आपने प्रैक्टिस सुनी होगी कि लोगों को घूस देके उनके वोटों को ले लिया जाता है। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि हम अपने वोट की पावर से क्या क्या चेंजमेंट ला सकते हैं। उन्हें क्या लगता है कि जो मिनिस्टर है या जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ अभी हमारे पास आया है, उसके बाद ये हमें 5 ईयर तक कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो इंस्टेंट प्रॉफिट, जो पार्टी उन्हें इंस्टेंट प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, उसके बेसिस पे वो इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर तरीके से या एक अच्छी गवर्नमेंट क्या नहीं होती है, एक अच्छी गवर्नमेंट चुन के नहीं आती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये सारे सारे क्या हैं, ये सारे सारे आर्गुमेंट हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। अगर हम डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बात करें तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर द अकाउंटेबल ऑफ अकाउंटेबल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल है। अगर कुछ भी ये गलत करेंगे तो इन्हें पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, ये पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हैं। और पब्लिक, अगर ये पब्लिक इनसे सेटिस्फाई नहीं होगी तो पब्लिक इन्हें इनकी पोजीशन से रिमूव कर देगी। तो ये क्या है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है। साथ ही साथ क्या होता है, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होता है, हर पर्सन से कंसल्ट किया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो एक बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो जो डेमोक्रेसी है वहां पे हमें फाइनल जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है वो एक बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी के अंदर तो जनरली क्या होता है कि जब आपके किसी के साथ डिफरेंसेस होते हैं, किसी से आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी किसी से लड़ाई होती है, तो जब आप साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करते हो, आप अपने इशू बताते हो, सामने वाले के इशू सुनते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आप लोगों के बीच डिफरेंस है या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर भी यही होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो साथ मिलके साथ में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करती है और आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन किस तरह से, कि डेमोक्रेसी में जब सबको इक्वल वोट की पावर है तो बेसिकली क्या होगा, हर पर्सन के वोट की वैल्यू इक्वल है, तो जो पॉलिटिशियन है उसे हर पर्सन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, हर पर्सन से वोट लेने हैं। तो आप क्या करोगे, हर पर्सन को रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, और जिसकी वजह से उनकी डिग्निटी का एक तरह से उनकी डिग्निटी इंक्रीज होगी या उनकी डिग्निटी बढ़ेगी, ये देखने के लिए मिलता है। लास्ट क्या है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट ऑन मिस्टेक। तो ठीक है, तो डेमोक्रेसी की जो सबसे बेस्ट ठीक है वो क्या करती है, वो आपको अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए अलाउ करती है। कैसे, अब हर 5 साल में या 6 साल में इलेक्शन होंगे, और अगर आप जो पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को उसकी पोजीशन से हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी मिस्टेक को इजीली करेक्ट कर सकते हो या प्रॉपर तरीके से सही कर सकते हो। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी के अपोज में और सपोज में, हमारे सपोर्ट में क्या देखने के लिए मिलेंगे, आर्गुमेंट देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो बहुत कंट्री वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, डेमोक्रेसी हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, मोनार्की हो गई, बहुत सारी टाइप की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट बोला जाता है वो डेमोक्रेसी को बोला जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को हर थोड़े टाइम में अपनी प्रॉब्लम, अपने जो मिस्टेक है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है।
और इसका चांस प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेसी की बात करोगे तो क्या होता है। अब अगर बात करा जाए कि इंडिया के अंदर किस तरह की डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है, तो आपका आंसर आएगा हरदम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप खुद जाके सारा डिसीजन नहीं लेते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो और आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे जाके डिसीजन लिया करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन के हेल्प से आप क्या करते हो, आप एमएलए इलेक्ट करते हो, ठीक है, आप एमएलए इलेक्ट करते हो, एमपी इलेक्ट करते हो, और ये क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये जाते हैं पार्लियामेंट में और आपके बिहाफ पे जाके डिसीजन लेते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मेन पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि जिन कंट्रियों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन से आप हर पर्सन से जा जाके कहाँ तक पूछोगे, तो उसके लिए क्या फॉलो किया जाता है, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। कई बार क्या होता है, लोग अपने काम में बिजी हैं, तो आप बार बार गवर्नमेंट बुलाएगी कि पर्टिकुलर प्रस्ताव पे या पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पे आपका क्या विचार हैं या आपकी क्या थिंकिंग है, तो आप बार बार जाके अपनी थिंकिंग नहीं बता सकते हो। तो आपकी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन होता है, ये एमएलएज और एमपी हैं जो आपकी थिंकिंग को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं या बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करा जाएगा तो बेसिकली अगर डेमोक्रेसी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना है तो डेमोक्रेसी क्या है, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व द कंसल्टेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। यानी कि अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन की बात करोगे तो डेमोक्रेटिक डिसीजन के अंदर उन सारे लोगों से आपको क्या करना है, कंसल्ट करना है और उनसे कंसेंट लेना है, यानी कि उनकी परमिशन लेना है जो उस पर्टिकुलर डिसीजन से इफेक्ट होने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कंसल्टेशन किया जाता है, साथ ही साथ कंसेंट ली जाती है ऐसे पर्सन से जो पर्टिकुलर उस डिसीजन से इफेक्ट होने वाले हैं। और अगर डेमोक्रेसी की अगर ट्रू मीनिंग की बात करोगे तो क्या है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। यानी कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी किसी कंट्री के अंदर आएगी जब बिना कोई भी पर्सन भूखे पेट नहीं सोता है या सारे लोगों को खाने के लिए चीजें मिलती हैं। तो बेसिक सी एक चीज समझ सकते हो कि कंट्रियां अपना एफर्ट डाल रही हैं, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, इंडिया के अंदर भी अभी भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस इस ड्रीम को या इस वाले पार्ट को अचीव करने के लिए कोशिश कर रही है। इसके लिए हम लोग पीडीएस करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाते हैं, साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम है, साथ ही साथ सबको क्या है, फेयर प्राइस पे राशन प्रोवाइड कराया जाता है, फ्री राशन प्रोवाइड कराया जाता है। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलाती है, क्यों, क्योंकि मेन जो डेमोक्रेसी का एसेंस है, फाइनल डेमोक्रेसी में क्या अचीव करना है कि कोई भी पर्सन भूखा ना रहे या कोई सारे लोगों को फूड प्रोवाइड हो। साथ ही साथ क्या है, इट एनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टेंट डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो करंट में डेमोक्रेसी है उसको जज करने का काम करते हैं और देखते हैं क्या वो कंट्री इन चीजों को जो ऊपर हमने बात करी है उसको इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनली नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं ना कोई फ्लॉ देखने के लिए मिलती है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये क्या है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट की बात करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल की गवर्नमेंट की बात करोगे, तो सबसे जो बेस्ट मॉडल है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ आया होगा। हम लोगों ने व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है वन शॉट में। ये सिर्फ आपके रिवीजन लेक्चर हैं जिससे आप क्विक रिवाइज कर पाओ इस चैप्टर को, और बाकी आपको क्या हो जाएगा, बाकी आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।